दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, क्या इकोनॉमी का बंटाधार इस देश के भीतर में कुछ इस तरीके से हो चुका है जिसमें सरकार के हाथ से इकोनॉमी की लगाम छूट चुकी है? क्या वाकई एक ऐसी स्थिति इस देश के भीतर में आ चुकी है जहां अर्थव्यवस्था के लिहाज से यह देश 30 बरस पीछे जा चुका है? इस देश में जब आर्थिक सुधार की लकीर खींची गई थी और उससे भी बदतर स्थिति में मौजूदा वक्त में इस देश की अर्थव्यवस्था आकर टिक चुकी है क्या? इस देश के भीतर में वित्तीय आयोग की रिपोर्ट क्या कहती है? इस देश के भीतर में नौकरशाहों की टीम जब बैठती है तो वो कैसे निर्णय लेती है? इस देश के भीतर में जब अर्थव्यवस्था को संभालने का जिक्र होता है तो आखिर मुश्किल वक्त में ऐलान दर ऐलान में सरकार कोई राहत इस देश की जनता को दे क्यों नहीं पाती है? और आज भी जब इस देश के वित्त मंत्री ने ऐलान किया तो उन्होंने एक फहरिस्त बताई, हम आपको कर्ज देंगे, कोरोना प्रभावित सेक्टरों को 1,10,000 करोड़ का हम लोन दे देंगे, हम हेल्थ केयर सेक्टर को 50,000 करोड़ का लोन दे देंगे, हम टूरिस्ट गाइड्स के लिए 1,00,000 रुपए तक का लोन दे देंगे। यानी लोन लेगा कोई कैसे जब इस देश के पास उसकी जेब पूरी तरीके से खाली हो चली है? सवाल सरकारी खजाने भर का नहीं है, सवाल यह हो चला है कि इस देश के नागरिकों की स्थिति क्या है और कैसे कैसे निर्णय इस देश के भीतर में किस रूप में लिए जाते हैं। हम आपको 48 घंटे पहले की परिस्थिति एक बतलाते हैं। मिनिस्टरों की मौजूदगी है जो इस देश के टॉप कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जो इस देश की अर्थव्यवस्था को लेकर निर्णय लेते हैं। इस देश के टॉप मोस्ट नौकरशाहों की मौजूदगी है। उस नौकरशाहों की टीम में इस देश के कैबिनेट सेक्रेटरी भी बैठे हैं, इस देश के इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी भी बैठे हैं, इस देश के रेवेन्यू सेक्रेटरी भी बैठे हैं, इस देश के एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी भी बैठे हैं, कॉर्पोरेट अफेयर्स के सेक्रेटरी भी बैठे हैं, लीगल अफेयर्स के भी सेक्रेटरी बैठे हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को देखने वाले के भी सेक्रेटरी बैठे हैं। इतना ही नहीं, दीपम यानी डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट के भी सचिव बैठे हुए हैं और ये सब निर्णय ले रहे हैं कि दरअसल जो दो बैंकों को बेचा जाना है, यानी जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक, और इसके साथ साथ एक इंश्योरेंस कंपनी को जो बेचा जाने वाला है, उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है डिसइन्वेस्टमेंट। उसको जो सेल किया जाएगा, सरकार अपने स्टेक को जो बेचेगी उससे किस रूप में कितना पैसा आ पाएगा और उसमें कोई कानूनी अड़चने ना आए, इसके लिए तमाम विधि विधान किए जाते हैं। यानी इस देश की अपनी संपत्ति को निजी हाथों में बेचने के लिए इतनी बड़ी बैठक होती है। अब आपके जहन में सवाल होगा, क्या सारी बैठकें इसीलिए हो रही है कि इस देश की अर्थव्यवस्था की लगाम हाथ से निकल चुकी है और किसी भी तरीके से पैसा चाहिए? तो हमें लगता है कि आज एक ऐसी परिस्थिति में यह देश आया है जो इससे पहले कभी नहीं था, क्योंकि पहली बार इस देश की जो जीडीपी पर जो कर्ज है वह बढ़ते 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 लगभग 59% हो चला है। ये 59% की स्थिति जो थी 2012 में अगर आप चले जाइएगा तो उस समय 51% थी, और 91 में अगर आप चले जाइएगा तो भी ये उस रूप में नहीं थी, उस वक्त भी 55% की स्थिति में बिगड़ी हुई स्थिति थी। सवाल यह है कि हमारा जो फाइशियल डेफिसिट, जिसको राजकोषीय घाटा कहते हैं, वो लगभग जीडीपी का बढ़ते बढ़ते 9.2% हो गया है। जो रेवेन्यू है, जो हमारे पास जो कमाई होती है, वह सिर्फ एक साल के भीतर में 3% और कम हो गया है। जो इकोनॉमी हमारी है वो श्रिंक कर रही है। इकोनॉमी के बढ़ने का मतलब जो 5 ट्रिलियन का सपना देखा गया, वो सपना भी लगभग 7.5% और सिकुड़ गया है, पैसा और कम हो गया है। अब सवाल यह है कि इस देश की जो फाइनेंशियल कमीशन है, उसकी जो 15th रिपोर्ट आती है, वो बहुत साफ तौर पर कहती है जो हालात हैं स्थिति और बिगड़ेगी। केंद्र और राज्य की रेवेन्यू जो आती है वो और सिकुड़ जाएगी। तो ये राज्य कैसे चलाएंगे? ये देश चलेगा कैसा? पैसा कहां से आएगा? इस देश की सारी चीजों को सेल किया जाएगा, बात यहां पर नहीं आती है। बात सबसे बड़ी ये आती है इस देश के भीतर में। याद कीजिए, इस देश के प्रधानमंत्री ने 2-3 वर्ष पहले कहा था, इससे पहले एक मनमोहन सरकार थी जिसका काम था कि योजनाओं को अटकाना है, लटकाना है, भटकाना है। हमने जब जानकारी हासिल की कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन जो तमाम आंकड़ों की जानकारी देता है, उसने एक हैरतअंगेज जानकारी दे डाली। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा था, हमें लगता है पहले आप उसे सुनिए, फिर आप समझ पाएंगे कि हम जिन बात का जिक्र करने जा रहे हैं वो कितना महत्वपूर्ण है। इस सरकार के काम करने का तरीका है
अब अटकाने, लटकाने और भटकाने वाला काम नहीं होता। अब फाइलों को दबाने की संस्कृति खत्म कर दी गई है। सरकार अपने हर मिशन, हर संकल्प को जनता के सहयोग से पूरा कर रही है। तो जो कहा गया वो आपने सुन लिया, लेकिन मौजूदा सत्ता का सच इससे ज्यादा विभत्स है, क्योंकि सरकार ने बीते 7 वर्ष के भीतर 1768 प्रोजेक्ट का ऐलान किया, जो जानकारी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की तरफ से निकल कर आई। इसमें से 995 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनका सिर्फ ऐलान किया गया। सिर्फ ऐलान का मतलब यह है कि ये परियोजनाएं कब चालू होंगी, कब खत्म होगी, वो कौन सा बरस होगा जब ये योजनाएं शुरू होंगी, वह कौन सा बरस होगा जब योजनाएं पूरी हो जाएंगी। कोई जिक्र आज तक 995 प्रोजेक्ट का नहीं किया गया। और इस 1768 प्रोजेक्ट में 525 प्रोजेक्ट विलंब से चल रहे हैं। इसमें से 100 प्रोजेक्ट ऐसे जो अभी भी लगभग 1 से 12 महीने तक की देरी से, 124 प्रोजेक्ट ऐसे जो लगभग 1 से 2 साल की देरी से, 182 प्रोजेक्ट ऐसे जो लगभग 25 से 60 महीने तक की देरी से, और 119 प्रोजेक्ट ऐसे जो 5 साल से भी अभी ज्यादा का वक्त लेंगे। यानी यह स्पीड है इस सरकार की योजनाओं को लेकर। सवाल है देरी होने से या विलंब होने से खर्चे बढ़ जाते हैं, और खर्चे बढ़ते बढ़ते कल तक जब इन प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया जा रहा था तो टोटल खर्चे बताए जाते थे। जो अभी इंप्लीमेंट किए गए उनका खर्चा, जिनका कोई जानकारी ही नहीं है उनका खर्चा अलग होगा। तो जिनकी जानकारी है उस पर खर्चा तकरीबन 22,86,000 करोड़ का था। आज की तारीख में जब ये योजनाएं बढ़ती चली जा रही हैं तो इनका खर्चा 27,27,000 करोड़ का हो गया, यानी तकरीबन 4,40,000 करोड़ रुपए खर्च बढ़ गए। यह खर्चा उसी सरकारी बक्से पर पड़ा है जिसमें पैसा है ही नहीं। इसीलिए सरकार आज की तारीख में जब भी ऐलान कहती है तो वो कोई राहत नहीं देती है, वो कहती है हम आपको लोन दे देंगे, लेकिन मुश्किल इतनी पर नहीं है। सरकार ने अपने तौर पर जो भी ऐलान जिस रूप में किया उसके बेसिक सच फाइनेंशियल आयोग की रिपोर्ट बहुत साफ तौर पर कहती है कि स्थिति इतनी विकट आ गई है इस देश के भीतर में कि जो फेशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट है वह भी डगमगाने लगा है। यानी हम लोग जो बरस दर बजट बनाते हैं और उसके जरिए ये तय करते हैं कि राजकोषीय घाटा ना हो, पैसा आने लगे सरकारी खजाने में, वह इतना डगमगा गया है कि वह खुद बता रही है कि अब आपको एक रिव्यू पैनल बनाना होगा। रिव्यू पैनल इसलिए बनाना है क्योंकि जो ड्राफ्ट किया गया इससे पहले उससे हटकर एक न्यू फेशियल कंसल्टेशन फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत है, यानी एक नए इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की जरूरत है। अन्यथा होगा क्या? अन्यथा यह होगा कि हमारे ऊपर जो जीडीपी पर जो कर्ज है वो बढ़ता चला जाएगा और बढ़ते बढ़ते हो सकता है वो 90% तक पहुंच जाए। और ये है 2023, 24, 25, 26 तक की परिस्थितियां बताई जा रही है। यानी बीते 7 बरस में इकोनॉमी का जो भी खाका खींचा गया उस खाके को या तो पूरी तरीके से बदल डालिए या फिर इंतजार कीजिए इस देश की अर्थव्यवस्था आपको कितना और पीछे ले जाएगी। जिक्र तो आर्थिक सुधार और मार्केट इकोनॉमी को लेकर अभी हम आपसे कर रहे हैं, क्योंकि आत्मनिर्भरता का ऐलान इसी दौर में किया गया जब यह देश महामारी से आमने सामने था। लेकिन अब आप एक दूसरी कल्पना कीजिए, इस देश के भीतर में जितनी बड़ी तादाद में कंपनियां दिवालिया हो गई, जितनी बड़ी कंपनियों ने एनसीएलटी का दरवाजा खटखटाया कि हमारा लिक्विडेशन कीजिए, जो भी पैसा है कम से कम कुछ पैसा दे दीजिए, हम आप चलाने की स्थिति में नहीं है। और इन्हीं लोगों ने इस देश के बैंकों से एनपीए उठाया हुआ था। यानी इस देश के भीतर में तकरीबन 2000 से ज्यादा कंपनियां सिर्फ आत्मनिर्भरता के नारे तले देने के बाद से दिवालिया होने की परिस्थितियों में आकर चली गई। इसके 2-3 मतलब और है। इसका मतलब है जब कंपनी दिवालिया हो रही है तो उसने कर्ज अब लौटाने की स्थिति में नहीं है। कर्ज नहीं लौटाएगी तो सरकार उसके बाद कर्ज माफी की परिस्थिति में आकर बैंकों से कहेगी आप रिटर्न ऑफ कर दीजिए, सफाई कर दीजिए। यानी बैंकों की हालत खस्ता, कंपनियों की हालत खस्ता, और इस देश के भीतर में जो बेरोजगारी का जिक्र उसके समानांतर जैसे ही आकर खड़ा होता है हर कोई अपने हाथ पीछे खींच लेता है, क्योंकि खुद CMIE का डाटा बताता है कि सिर्फ पिछले साल अप्रैल के महीने में
अभी सिर्फ एक महीने का हम जिक्र कर रहे हैं। पिछले साल सिर्फ अप्रैल के महीने में जब लॉकडाउन था 12 करोड़ लोग बेरोजगार हुए, और इस बार सिर्फ मई के महीने में 1.5 करोड़ लोग बेरोजगार हुए। लेकिन उस अप्रैल से लेकर इस मई तक को अगर जोड़ दीजिएगा तो ऑफिशियली 22 करोड़ 10 लाख लोग बेरोजगार हो गए। यह इस देश का एक ऐसा सच है जिसमें आपके हाथ में इकोनॉमी बचेगी नहीं, आप अर्थव्यवस्था को संभालने की स्थिति में नहीं आ पा रहे हैं। और अगर यह स्थिति है और खुद सरकार के बनाए हुए फाइनेंशियल कमीशन अगर यह जानकारी दे रही है, जिसकी 15वीं वित्तीय आयोग की रिपोर्ट अगर इसकी जानकारी दे रही है कि आने वाले वक्त में स्थिति आपकी और कैसे बिगड़ने वाली है, तब इसके ठीक समानांतर आपको एक चीज और समझनी होगी। इस देश के भीतर में जो टैक्स लिया जाता है, वो टैक्स में लोग अब पैसा दे पाने की स्थिति में नहीं आ पा रहे हैं। वो टैक्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स और जीएसटी, और आप जब बाजार से माल खरीदते हैं उसको पैसा जो देते हैं, वो सारा पैसा तो सरकार के पास जाता है। उनमें जब कमी होती चली जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ इस देश के भीतर में मंत्री संतरी, सरकार, जो भी आप कहना है, नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी, उनको वेतन में इस दौर में 30% की जो कट किया गया, वह इस देश के राष्ट्रपति का किया गया, प्रधानमंत्री का किया गया, वाइस प्रेसिडेंट का किया गया, सांसदों का किया गया। अब आपके जहन में सवाल होगा कि यह तो टैक्स पेयर का ही पैसा है जो इनके पास जाता है। तो हमें एक चीज तुरंत याद आई कि राष्ट्रपति जब अपने गांव पहुंचे, उस गांव में जब उन्होंने इस बात का जिक्र कर दिया कि मैं 5 लाख रुपए मिलते हैं, लेकिन उसमें 30% तो हमारा टैक्स कट जाता है। इस देश में राष्ट्रपति का वेतन और सैलरी जो है वो टैक्स फ्री है। लेकिन हमें लगता है जो राष्ट्रपति ने कहा, पहले यह भी जरूर सुनिए, तब हम आपको बताएंगे इस देश में इस पूरे डेमोक्रेटिक सत्ता को संभालने के लिए कितना खर्च होता है, जिसमें प्रधानमंत्री का खर्चा, राष्ट्रपति का खर्चा, राज्यपालों का खर्चा, सांसदों का खर्चा, सबको मिला दीजिएगा तो इस देश के भीतर में लोगों को वाकई 5 किलो अनाज पे ही इस देश के नागरिक बनकर जीने का अधिकार होगा। लेकिन पहले सुनिए राष्ट्रपति महोदय ने अपने गांव में जो भाषण दिया उसका वो छोटा सा हिस्सा। यदि राष्ट्रपति देश का हाईएस्ट पेड एम्प्लॉई है तो वो टैक्स भी तो देता है। हम टैक्स भी देते हैं 2.25 लाख रुपया महीना, लेकिन वो कोई कहेगा कि आपको, लेकिन जो मिलता है उसकी सब चर्चा करते हैं कि आपको तो 5 लाख मिलता है, कि उसमें से हर महीने 2.25 लाख निकल जाता है, बचा कितना? और जितना बचा उससे अधिक तो हमारे अधिकारी और उन सबको मिलता है कि जो टीचर्स बैठी हुई है ना, टीचर्स, उन सबको सबसे ज्यादा मिलता है। तो राष्ट्रपति जी ने इस बात का जिक्र किया कि टैक्स हर किसी को देना चाहिए क्योंकि इसी से देश का विकास होता है। जब लोगों के पास कमाई ना हो, ऐसे में इस देश को चलाने वाले लोग क्या कर रहे हैं? जिस वक्त कोरोना महामारी आई उस वक्त प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था कि दरअसल सबके वेतन काटे जाएंगे। वेतन काटने की परिस्थिति में जैसे राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए मिलते हैं सैलरी के तौर पर, तो उन्हें 3.5 लाख मिलने लगा, 1.5 लाख रुपए कट गया। वाइस प्रेसिडेंट को 4 लाख मिलते हैं तो वह कट के 2,80,000 हो गया। प्राइम मिनिस्टर 2 लाख सैलरी कमाते हैं तो उनके हिस्से में आया 1,40,000। राज्यपालों को इस देश में 3.5 लाख मिलते हैं तो वह 2,45,000 में उन्हें संतोष करना पड़ा। इसी तरीके से जो भी हम लोग जिन्हें चुनते हैं या इस देश के कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे जो बैठे हुए हैं, जो इस देश के टैक्स पेयर के पैसे से जिंदगी जीते हैं और उनको जो सैलरी और मिलती है उसमें 30% की कटौती कर दी गई। लेकिन सच यह है कि इस देश के भीतर में जितने भी लोग टैक्स देते हैं उस टैक्स का लगभग 70% इस्तेमाल इस देश के उन प्रतिष्ठानों पर खर्च होता है, उस प्रतिष्ठानों में नौकरी करने वाले लोगों पर खर्च होता है और जिन्हें आपने सेवक और प्रधान सेवक के तौर पर चुना है। और इन सेवक और प्रधान सेवक ने इस देश के भीतर में जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर जिन लोगों को बैठाया है उसमें राज्यपाल भी है और उसमें राष्ट्रपति भी है। इस पे जो खर्चा होता है वह भी भयानक है। भयानक से मतलब यह है कि असमानता का चरम है वो। हम इस बात का जिक्र आपसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वेतन को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। हालांकि राष्ट्रपति का वेतन जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 59 के मातहत कहा जाता है, 59(3) के तहत, उसमें वो टैक्स फ्री है। तो राष्ट्रपति जी ने यह बात क्यों कही ये तो वही जाने।
शायद उनके जहन में होगा 30% इस कोविड काल में कटा है तो ये शायद जिंदगी सबके साथ हो जाता होगा, ऐसा है नहीं। लेकिन राष्ट्रपति का पद है, गरिमा बरकरार रखी जाए। लेकिन हम आपसे जिक्र कर रहे हैं कि पिछले साल का बजट देखिए, जब कोरोना शुरू हुआ था 20-21 का बजट, उसमें राष्ट्रपति के ऑफिस एस्टेब्लिशमेंट, उससे अलाइड एक्सपेंसेस, वहां पर जो स्टाफ की सैलरी है, इस पे जो खर्चा होता है, अब आप सोचिए कि हर महीने राष्ट्रपति के एस्टेब्लिशमेंट और अलाइड पर जो एक्सपेंसेस हैं वो खर्चा तकरीबन 2,73,00,000 का हर महीने का है। पूरा जानिएगा तो 2,73,16,666 रुपया। और जो खर्चा हाउसहोल्ड एस्टेब्लिशमेंट और स्टाफ की सैलरी पर आता है, जो सिर्फ राष्ट्रपति के लिए होते हैं, उन पर खर्चा प्रति महीना 3,96,66,666 रुपए। हम एस्टेब्लिशमेंट को इस तरीके से चलाते हैं, लेकिन जैसे ही हम आपसे एक दूसरा सवाल करें, जब इस देश के भीतर में ऐसी परिस्थिति है और इस परिस्थितियों के भीतर में सरकार ने अपने तौर पर एनालिसिस करना शुरू किया कि 2013 से लेकर मार्च 2020 तक जितने भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, जिसको हम लोग CPSE कहते हैं, यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, जो पब्लिक सेक्टर के काम चल रहे हैं जहां पर होते हैं, उनमें जो घाटे वाले हैं उनको बेच दिया जाए या बंद कर दिया जाए। आपको जानकर हैरत होगी कि 2021 में इसको लेकर जब बैठक हुई तो उसमें जानकारी आई कि 21 को तो तुरंत बंद कर दिया जाए। जो पब्लिक सेक्टर से जुड़े हुए, यानी ये देश की सरकार कुछ क्रिएट नहीं करती है लेकिन बेचती है, और उसमें जो टोटल 70 ऐसे थे जो घाटे में चल रहे थे, इस 70 पब्लिक सेक्टर के इंटरप्राइजेस पे घाटा सरकार को 31,635 करोड़ का सरकारी खजाने पर एक्सचेंजर जो था उस पर सरकार को चूना लग गया। अब सवाल यह है कि जो 31,635 करोड़ जिन 70 पब्लिक सेक्टर यूनिट से सरकार को घाटा हुआ 2013 से 2020 तक के बीच में, इसका लगभग 6 गुना सिर्फ इस देश की पार्लियामेंट चलाने वाले सांसदों पर, प्राइम मिनिस्टर पर, राष्ट्रपति पर और राज्यपालों पर खर्च हो जाता है। किसकी उपयोगिता कितनी है ये कोई जरूरत इसका अंदाज लगाने की नहीं है, लेकिन जिनको तुरंत बंद करने का निर्णय इस दौर में लिया गया, उसमें मान लीजिए HMT वाचेस था, उसमें इंडियन ड्रग फार्मास्यूटिकल लिमिटेड था, उसमें हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड था। लेकिन जब हम आपसे एक दूसरा जिक्र करते हैं कि आखिर ये कौन सी स्थिति थी, हमें आत्मनिर्भर होना था, और आज ही प्रधानमंत्री भाषण देते हुए जिक्र कर रहे थे कि जापान की कंपनियां तो गुजरात में एक लिहाज से बेस्ड, 135 से ज्यादा जापान की कंपनियां गुजरात में चल रही है, वो पीठ ठोक रहे थे। उसमें बता रहे थे ऑटोमोबाइल से लेकर जो बैंकिंग तक है, जो कंस्ट्रक्शन से लेकर फर्मा तक है, सब जगह जापान की कंपनियां हैं। लेकिन आपको उसके दूसरा सच बताएं, इसी दौर में गुजरात की तकरीबन छोटी बड़ी सारी कंपनियों को अगर मिला लीजिएगा तो 869 कंपनियां दिवालिया हो गई। जो पूरा का पूरा डायमंड मार्केट से जुड़ी हुई जो छिटपुट कंपनियां और जो बड़ी कंपनियां थी, उनकी हालत खस्ता हो गई। और गुजरात के भीतर ऐसी क्राइसिस आई जहां पर आत्मनिर्भरता का नारा जो था सबको कर्ज में डुबोकर चला गया। अब आप आखिर में जरा परिकल्पना शुरू कीजिए, अगर यह स्थिति है और इकोनॉमी आपके हाथ में नहीं है, लगाम आपकी निकलती चली जा रही है, तो यह देश कितने पीछे जा रहा है और किस रूप में पीछे जा रहा है, यह भी कल्पना के इसलिए परे है क्योंकि अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए जब फाइनेंस मिनिस्टर सामने आती हैं और एक के बाद एक, याद कीजिए 20 लाख करोड़ का ऐलान पहली बार पैकेज का हुआ था, उसके बाद 5 किलो अनाज का ऐलान, उसके बाद फिर 5 किलो अनाज इस बार हुआ, इस बार भी आज जब वो निकल कर आई तो 5 बातों का जो जिक्र उन्होंने किया, इसका मतलब है वो अर्थव्यवस्था संभाले हुए लोग या अर्थव्यवस्था संभालने वाले लोग या अर्थव्यवस्था की जानकारी देने वाले लोग या उस जानकारी को लेकर निर्णय लेने वाले लोग इस देश की परिस्थितियों से वाकिफ इसलिए नहीं है क्योंकि इनकी अपनी जिंदगी में कोई कटौती नहीं हुई है। इनकी रईसी मर्सिडीज और शानदार रेंज रोवर की गाड़ी के ही इर्द गिर्द है। ना इन्हें पेट्रोल की कीमत का फर्क पड़ा चलता है, ना ही इस बात की चिंता है कि कोई इनका रोजगार छीन लेगा, ना इस बात की चिंता है क्योंकि आप जब चुनाव भी हार जाते हैं तो भी पेंशन की सुविधा इतनी ज्यादा होती है कि इस देश के भीतर में अगर आप परीक्षा देते देते थक जाएं और IAS बन भी जाएं, IPS बन जाएं, तो भी बड़े से बड़े नौकरशाह से ज्यादा इनको सुविधाएं ऐसे ही मिल जाती है।
यानी जमानत जब्त कल आप जिन नेताओं की कर दीजिएगा, अब 2022 में यूपी का इलेक्शन है, उसके बाद 2024 का मान लीजिए इंतजार कर रहे हैं, आप जो चुने हुए लोग अगर सबको हरा भी दीजिएगा, जो उत्तर प्रदेश में और जो केंद्र में बैठे हुए लोग हैं, तो भी आप एक चीज जान लीजिए, इन पे जो पेंशन और सुविधाओं का खर्चा इस देश पर पड़ेगा वह भी 20,000 करोड़ का खर्चा पड़ेगा। यह इस देश की नियति है। इन्होंने नियम कायदे ही ऐसे बनाए हैं जिसमें इनकी सुविधाएं कहीं ना छिने, और चुनाव हारने और जनता द्वारा नकारे जाने के बाद भी इन्हें सुविधाओं की पोटली मिलती रहे। ऐसी स्थिति 1991 में भी नहीं थी, जब इस देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म किया जा रहा था, और यह सोच इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों को भी नहीं थी कि ऐसी स्थिति आ जाएगी। वो ये मानकर चल रहे थे कि जब स्वतंत्रता और अपनी संविधान के साथ इस देश को चलाने की परिस्थिति होगी तो कम से कम इस देश के नागरिकों के हित को ये लोग सोचेंगे, क्योंकि हर 5 साल के बाद चुनाव होंगे। ये किसी को पता नहीं था कि उस 5 साल के भीतर में अगले 5 साल कैसे रहना है। इसी की तैयारी में मशक्कत होती रहती है, और उस चुनावों की प्रक्रिया में जो जनता के हाथ से चीजें निकल जाए, जहां पर पैसा आपके पास आ जाए, पावर आपके पास आ जाए, इंस्टीट्यूशंस आपके लिए काम करने लगे, और कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या भी आप अपने चुनावी मैनिफेस्टो में शब्दों के जरिए टाक कर कहें, अगर हम जीते तो ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इस स्थिति में यह देश को अगर हम ये कहें कि यह 30 साल नहीं 50 साल पीछे जा रहा है, इसको संभालेगा कौन, संभलेगा कैसे, और आने वाले वक्त में जो भी आएगा वो कैसे संभाल पाएगा, यह भी एक बड़ी त्रासदीदायक परिस्थितियां हैं। और जो भी आएगा उसके पास इतना नैतिक बल कहां से होगा कि इन तमाम अपराध करने वालों लोगों को वो सजा दे सके। वह भी तो उसी फहरिस्त में तो शामिल नहीं हो जाएगा, क्योंकि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम इस बात की इजाजत ही नहीं देता है कि आप उस पॉलिटिकल सर्किल से बाहर होकर उस पॉलिटिक्स को करने लगे। सभी लोग उसी में तब्दील होते चले जा रहे हैं। कोई नाम ले लीजिएगा, तो क्या ये एक अंधेरी गुफा है, एक ऐसी अंधेरी गली है जिसमें यह देश लगातार और से ज्यादा और डूबता चला जा रहा है, और फिक्र किसी को नहीं, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। जुबान पे जब भी बातें निकलती हैं तो इस चकाचौंध भारत की दिशा में निकलती है, जहां ज्यादा अंधेरा हो गया है। इस दर्द को समझने वाला क्या वाकई कोई नहीं है, या हम ही आप इन बातों को समझे और इन परिस्थितियों को संभालने की स्थिति में आगे बढ़े? ये कौन सी स्थिति है? बहुत बहुत शुक्रिया।